मेरी एक टीचर थी, उन्होंने मुझे पूरी मेरी क्लास के सामने ज़नख़ा कह दिया था। तो आज तक वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठी हुई है। पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा सुसाइडल अटेम्प्ट्स उन्हीं के अंदर हैं। लोगों ने अपने हाथ काटे हुए हैं, फ़नाइल की गोलियाँ खाई हुई हैं। मेरे फ़ादर ने वहाँ पे एक बात कही और उन्होंने कहा कि मैंने जो औलाद जमी है, फिर ऐसी कोई जम के दिखाए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इकरा हारिस और आज मैं जिस गेस्ट से आपको मिलवाने जा रही हूँ वो उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी प्रोफाइल को बिल्ड किया। एक सक्सेसफुल पोजीशन पे वो मौजूद हैं। महानूर मेरे साथ हैं। प्रोफेशनली शी इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसके अलावा हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ काम कर रही हैं। अपनी एक इनकी एनजीओ भी है जिसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए बहुत काम कर रही हैं। ह्यूमन राइट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया से भी होकर आई हैं। तो जहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारे माशरे में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी या ख्वाजा सराओं के हकूक़ या उनकी तरफ रवैयों की तो ऐसी कुछ मिसालें हमारे पास ज़रूर मौजूद हैं जो हम आपको आज जिनसे मिलवाएंगे, जो कि बग़ैर किसी ये कहें कि क्रचेस ऑफ सोसाइटी उनके बग़ैर उन्होंने अपने प्रोफाइल को बिल्ड किया, अपनी हैसियत को तस्लीम कराया और आज काम भी करेंगे। वेलकम टू द शो महानूर। थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइएगा, ऑब्वियसली ये सफ़र आपके लिए आसान नहीं रहा होगा। सो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, स्कूल जाते हुए और फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने तक का सफ़र कितना मुश्किल था? एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब आप अपनी एजुकेशन से लेके अपनी प्रैक्टिकल फील्ड तक आ रहे होते हैं, तो स्पेसिफिकली जो ट्रांस कम्युनिटी है, उनकी उस जर्नी के अंदर बहुत सारे ऐसे हर्डल्स आते हैं। मैं चूँकि वो जर्नी बहुत लंबी है, इट्स ऑन गोइंग और एक इनफाइनाइट जर्नी है जो चलती रहेगी। तो कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी, वो हमें करने चाहिए डिस्कस। सबसे पहले तो हम सबको ये पता होना चाहिए कि जब आप स्कूल में कोई बच्चा पढ़ने की कोशिश कर रहा हो, रिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर, चाहे वो मर्द हो, औरत हो या कोई ट्रांस पर्सन हो, हमें उसे एक इक्वल स्पेस देने की ज़रूरत है। तो हमारे जो टीचर हजरात हैं, उनको चाहिए कि वो सबके साथ एक इक्वल रवैया रखें। और ऐसा ही एक सिचुएशन मेरे साथ पेश आई और मेरी एक टीचर थी, उन्होंने मुझे पूरी मेरी क्लास के सामने ज़नख़ा कह दिया था। तो आज तक वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठी हुई है कि उस सिचुएशन के बाद मेरी मेंटल हेल्थ कितनी डिस्टर्ब हुई थी। आई वॉज़ अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट और उस वक्त, और वो फ़ौरन एक ड्रॉप डाउन आया मेरे अंदर, और मेरी जो तालीम हासिल करने की जो चाह थी ना, वो ग्रेजुअली रिड्यूस होना शुरू हो गई। वो एक फ़ियर डेवलप हो गया कि मुझे अब लोग डिस्क्रिमिनेट करेंगे, ऐसे बुली करेंगे, मुझे क्लास के बच्चे छेड़ेंगे। और चूँकि तब लोग सेंसिटाइज़ नहीं थे, और मैं भी मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं बताते हुए कि मैं लड़कों के स्कूल में पढ़ी हुई हूँ। और आप ये सोचें कि एक ट्रांस पर्सन जो कि उस वक़्त भी लोगों को नज़र आ रहा है कि वो लड़कों से थोड़ी डिफरेंट है, चेंज है, तो मैं उन बच्चों के दरमियान रह के कितनी मोलेस्ट और हरास होती हूँ कि आई वाज़ ऑलवेज़ ट्राइंग कि मैं एक सेपरेट स्पेस अपनी बना सकूँ उस सारे ग्रुप में, उस सारी क्लास में, कि अपनी तालीम पे फोकस करूं। और उस वक्त मैं जो एक्सपेक्ट करती थी अपने टीचर्स से कि मेरा ये सपोर्ट सिस्टम बने, बट अनफॉर्चुनेटली उस वक्त वो सपोर्ट सिस्टम नहीं था। अच्छा, वो आप मेंटल ट्रॉमा की बात कर रही थी और मैं देख रही हूँ, हालांकि उस बात को अरसा हो गया, बट योर आईज आर स्टिल जस्ट शेकिंग व्हाइल डिस्कसिंग दिस, कि वो कितना ज़्यादा ट्रॉमेटिक आपके लिए होगा। वेरी ट्रू कि बहुत इस पूरी फाइट के अंदर व्हाट्स योर फैमिली रिस्पॉन्स ओवर इट? मैं यही बताने लगी हूँ कि इस सारी सिचुएशन में जो मेरी एक ओवरकम स्ट्रैटेजी थी, वो मेरी फैमिली थी। मेरी जो फैमिली है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, स्पेशली जो मेरी फुप्पो हैं और मेरी वालदा। मेरी जो फुप्पो तब उस वक्त अनमैरिड थी, और मेरी वालदा शी यूज्ड टू सर्व इन अ स्कूल एज अ वाइस प्रिंसिपल। तो वो इतनी सेंसिटाइज थी कि उनको मैं खुल के बात करती थी, ऑल्दो मुझे मेरी भाइयों से और जो मेरी मेल ड्रिवन स्पेस थी फैमिली की, ठीक है, वहाँ से उतना कंफर्ट जोन नहीं मिलता था, लेकिन मेरी मदर ने हमेशा मुझे वो कंफर्ट जोन दिया है। तो मैं हमेशा अपनी चीज़ें डिस्कस करती थी अपनी फैमिली में जाके। जब आप डिस्कस करते हैं ना, आपके आधे मसले वहीं हल हो जाते हैं। तो मेरे पास वो एक कंफर्ट स्पेस थी जहाँ मैं चीज़ें डिस्कस करती थी और वहाँ से मुझे सोल्यूशंस मिलते थे। तो मैं फिर यही सोचती हूँ कि बहुत सारी ऐसी ट्रांस कम्युनिटी है जिनके पास वो स्पेस भी नहीं है, फैमिली भी नहीं सपोर्ट और दिस इज़ वन ऑफ द लाइक बिगेस्ट रीज़न कि कम्युनिटी तालीम नहीं हासिल कर पाती। और उसके बाद मैंने अपनी जर्नी जब मैं फाइनली जब प्रोफेशनल लाइफ में आई, तो प्रोफेशनल लाइफ में आई यूज्ड टू सर्व अ ब्रोकरेज हाउस था, मैं वहाँ पे काम करती थी, ठीक है। और दे नेवर लाइक गिव मी
दैट मच स्पेस कि मैं प्रमोट हो जाऊं या मुझे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ऑल्दो मेरे अंडर 12 लोग काम करते थे, बट मैं वहाँ स्टक थी। जो सीनियर मैनेजमेंट थी, दे वर ट्राइंग टू यूज़ मी एज अ सेक्स ऑब्जेक्ट। मैं ओपनली इस चीज़ को कन्फेस कर रही हूँ। और जब मैंने उस चीज़ से कॉन्टीन्यूस रिफ्यूज़ल किया तो मुझे उन्होंने टर्मिनेट कर दिया था, ठीक है। और ये मेरा एक और टर्निंग पॉइंट था, जहाँ पे मुझे फील हुआ कि मेरी जैसी और कितनी हैं, मैं तो फिर प्रिविलेज हूँ एज़ कंपैरिजन टू अदर्स, तो वो क्या कुछ फेस करती होंगी। तो एक और फ्लेम मेरे अंदर आई कि मुझे कुछ यानी करना अभी है। आप पढ़ी लिखी हैं, सर्टिफाइड प्रोफेशनल थी, स्टिल यू हैव फेस दिस इशू यस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में यस। रहते हुए। और एक लास्ट मेरा जो टर्निंग पॉइंट था, जो मेरे फादर की तरफ से था, वो ये था कि दैट वाज अ फैमिली गैदरिंग, और फैमिली गैदरिंग में मेरे ऊपर कुछ बुलिंग स्टेटमेंट्स लगी। तो मेरे फादर ने वहाँ पे एक बात कही और उन्होंने कहा कि मैंने जो औलाद जमी है, ठीक है ना, फिर ऐसी कुछ जम के दिखाए, ठीक है ना। तो उस चीज़ ने मुझे एक ऐसी मोटिवेशन दे दी कि मुझे पता था कि मुझे अपने बाप का नाम रोशन करना है। और मेरा फोर्थ टर्निंग और लास्ट टर्निंग पॉइंट था कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे मौलाना हजरात जो हैं काफ़ी सख्त मिजाज के होते हैं और वो कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। और मुझे आज भी याद है, मैं सुन्नी बरेलवी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो जब मेरे बड़े भाई ने मुझे जबरन उनके पास लेके गए, ठीक है, मेरे वालिद के जो पीर मुर्शिद थे, ठीक है, उनके साहबजादे के पास में गई और मैंने वहाँ जाके जब रो के बिलक के अपनी सारी सिचुएशन बताई, तो उन्होंने सिर्फ मेरे बड़े भाई को ये बात की कि दिस इज़ कुदरत, दिस इज़ नेचर, नेचर कैन नॉट बी चेंज, तुम कुदरत को नहीं बदल सकते अली, ठीक है। तो वो मेरा लास्ट टर्निंग पॉइंट था। उसके दरमियान मैं डिस्क्रिमिनेटेड भी हुई, डोमेस्टिक वायलेंस भी हुआ मेरे साथ। मेरी जो मेल ड्रिवन सोसाइटी है, एक्सेप्शनल केस था मेरे वालिद का, वो बहुत सपोर्टिव थे। मुझे मारपीट भी मैंने खाई है, लेकिन मैं रुकी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे पास कुछ ऐसी विंडोज़ और दरवाजे खुले हुए थे जहाँ से मुझे कॉन्टीन्यूसली स्पार्क मिल रहा था और मैं रुकती नहीं थी, मैं आगे मूव करती रहती थी। और मेरा ख्याल है यही वो चीज़ें हैं जिसने आपको फिर फोर्स किया कि आप एक एनजीओ ओपन करके उन सबको गैदर करें। बिकॉज मैं पर्सनली मिली भी हूँ आपकी उस कम्युनिटी से, और सिर्फ आपके अलावा वो सारी पढ़ी लिखी हैं जी बिल्कुल ऐसे और है। सारी प्रोफेशनल्स हैं, और वो फिर उनको इकट्ठा करना कितना मुश्किल था? मैं आपको ये भी चीज़ बताती हूँ कि मैं जब कर रही थी, एसीसी कर रही थी, तो देयर वाज एन इवेंट, और वो इवेंट था हमारी लाहौर इंस्टीट्यूट में जो है, वहाँ पे यूथ का एक इवेंट था, तो वहाँ पे आई वाज स्पीकर। तो मुझे वहाँ पे एक टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उन्होंने रीच आउट किया और उन्होंने मुझे कहा कि लेट्स स्टार्ट वर्क फॉर द कम्युनिटी और ट्रांस कम्युनिटी के लिए काम स्टार्ट करते हैं। और उस टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी का नाम नाज था। उन्होंने उस वक्त एक सर्विस डिलीवरी पॉइंट हमें इस्टेब्लिश करके दिया था और उस पॉइंट का नाम था KSS, इट्स ख्वाजा सिरा सोसाइटी, और मैं उसकी फाइनेंस हेड थी उस वक्त। तो उन्होंने मुझे एक पौधा लगा के दे दिया, ठीक है ना, और उसको दरख्त बनाने वाली मैं और मेरी टीम है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त उस टीम में 120 लोग काम करते हैं, ठीक है, और सारे जो हैं फुल टाइम एम्प्लॉयड और पेड एम्प्लॉय हैं। और हमारी इस वक्त 6 ब्रांचेस हैं, और ऐसे ही लोगों को मैंने गैदर किया, मैंने आउटरीच करना शुरू की, अपनी सोशल मीडिया पेरेंट्स बहुत विजिबल कर दी। और फिर हमारा पेज है ख्वाजा सिरा सोसाइटी का, फेसबुक पे बहुत और ट्विटर पे और इंस्टा पे बहुत वो विजिबल है। लोग वहाँ पे मैं टेक्स्ट करके कम्युनिटी में रीच आउट करती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, मैं सोचती थी सिर्फ मैं ही चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और मैंने अभी पास्ट कुछ डेज़ में मैंने 2 सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ट्रांस निकाली हैं, ठीक है, वो भी अब हमारे साथ ही काम कर रही हैं। अच्छा, अब ये जो स्कूल्स वाला मामला आपने बताया, तो कोई ऐसी स्कूल्स में आपने सोचा है कि यहाँ पे कोई पॉलिसी हो कि बच्चों को थोड़ी टीचर्स को आगाही दी जाए, या फिर ऐसे कोई सेपरेट स्कूल्स हों उनके लिए, या आपके इदारे में कुछ पढ़ाया जाता है उन्हें? अच्छा, हम लोगों के पास ना एक ड्रॉप इन सेंटर है। ड्रॉप इन सेंटर इस काइंड ऑफ कैपेसिटी डेवलपमेंट की एक स्पेस है। वो हम नीड बेस्ड कैपेसिटी डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है, और कम्युनिटी को अगर एंड्रॉयड सीखना है, कंप्यूटर की स्किल्स सीखनी है, तो हम उसके मुताबिक सिखाते हैं। बट उसके अलावा चूँकि हमें ये तो इनफॉर्मल एजुकेशन, हमें फॉर्मल एजुकेशन के ऊपर फोकस करने की भी बहुत ज़रूरत है। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि हम इतनी जल्दी जो है एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं कायम कर सकते, एक साजगार माहौल नहीं पैदा कर सकते। तो पहले आपको कम्युनिटी को इतना वेल एम्पावर्ड करना पड़ेगा कि वो मेन स्ट्रीमिंग के साथ जाकर बैठ सके और अपने हक के लिए बात कर सके,
तो जो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जो इनिशिएटिव लिया हुआ है, जिसमें लाहौर में भी स्कूल बन चुका है और वहाँ पे भी कम्युनिटी जा रही है, और वो KSS हमारे NGO के थ्रू ही जो है कम्युनिटी वहाँ रजिस्टर हुई है और डेली बेसिस पे वहाँ क्लासेस हो रही हैं। तो फॉर्मल एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब वहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अक्सर लोग इस चीज़ को कहते हैं कि जी इंक्लूसिव प्रोसेस होना चाहिए। इंक्लूसिव प्रोसेस तो होना चाहिए, लेकिन उस लेवल पे आके होना चाहिए जहाँ पे कम्युनिटी को पता हो कि उनका राइट क्या है, उनका सही और गलत क्या है, तो वो तो हमें बताना है, ठीक है। और एजुकेशन जो है अब उनकी चल रही है, बट हमें कुछ स्पेशल मेजर्स तो लेने हैं, क्योंकि हम अडल्ट्स को भी फोकस कर रहे हैं। और जब हम अडल्ट्स को फोकस कर रहे हैं तो हम इस चीज़ को नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि उनकी नीड्स और यूथ की नीड्स में फ़र्क है। तो उसी तरह का ही करिकुलम डिज़ाइन हुआ है और उस करिकुलम के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। और एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि उस स्कूल के स्टार्ट से पहले पहले सबसे पहले ये मुल्तान और बहावलपुर में स्टार्ट हुआ था, तो एक ट्रेनिंग डिज़ाइन की गई थी टीचर्स को सेंसिटाइज करने के लिए, ताकि जो मेन स्ट्रीमिंग की टीचर्स हैं और ट्रांस कम्युनिटी की जो टीचर्स हैं वो मिल के इनको पढ़ाएं, ठीक है। तो वो एक मैनुअल डिज़ाइन है, ठीक है ना, उसके ही थ्रू हम अब सारे स्टेक होल्डर्स को सेंसिटाइज कर रहे हैं, ताकि उनको आइडिया हो, उनको पता हो कि ट्रांस कम्युनिटी को डील कैसे करना है। अच्छा मानूर, आप गवर्नमेंट के साथ काम करती हैं, फेडरल गवर्नमेंट के साथ, तो माशरे का तो ओवरऑल रवैया समझ नहीं आता, तो गवर्नमेंट के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है या जो अफसरान बैठे हैं वो आपको कैसे डील करते हैं, उनका रवैया क्या होता है आपकी तरफ? अच्छा, हमें ना मैं कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी हाईलाइट करना चाहूँगी। आई रियली वांट टू एक्नॉलेज हेल्थ मिनिस्ट्री, जिन्होंने अपनी हर स्ट्रेटजी में, इवन के जो उनका PC1 के जो प्लान्स हैं उसके अंदर भी ट्रांसजेंडर को फ़ंड एलोकेट किए हैं। अब प्रोविंशियल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के साथ साथ कॉमन मैनेजमेंट यूनिट्स, प्रोविंशियल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम सारे प्रोविंसेस में, और जो कॉमन मैनेजमेंट फेडरल मिनिस्ट्री है, उन्होंने ट्रांस कम्युनिटी को लेके 17 ऐसे मॉडल डेवलप किए हैं जहाँ पे कम्युनिटी को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। और आई वॉज द टेक्निकल एक्सपर्ट जिसने वो गाइडलाइन डेवलप की थी विद द कोलैबोरेशन ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री। उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांस कम्युनिटी को बेस लाइन सर्विसेज, HIV की सर्विसेज, ट्यूबरक्लोसिस और हेपेटाइटिस की सर्विसेज, क्योंकि वल्नरेबल पॉपुलेशन है, तो ऐसी पॉपुलेशन के अंदर जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ बहुत जल्दी से आ जाती हैं, ठीक है। तो एज कंपैरिजन टू अदर स्टेक होल्डर, हेल्थ मिनिस्ट्री इज़ वेल सेंसिटाइज्ड, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री का मैंडेट है ये, ठीक है। जेंडर सेंसिटाइजेशन जो वो हेल्थ मिनिस्ट्री का ही मैंडेट है, क्योंकि आप जब तक सेंसिटाइजेशन पे फोकस नहीं करेंगे तो आप मेंटल हेल्थ को रिकवर नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। अच्छा, तो उनका इस चीज़ पे बहुत अच्छा। आपने बिल के लिए भी बड़ा काम किया है, ट्रांसजेंडर बिल के लिए, और बड़ी वोकलिस्ट आप रही हैं। जब ये बिल प्रोसेस में है तो बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स की जिंदगियां रिस्क पे आ गई। KP के अंदर बहुत सारी अमवात हुई और बहुत सारी रिपोर्ट हुई। कभी आपको थ्रेट मिला या कोई क्लोज नेटेड हमले से बाहर निकली? इट्स स्टिल ऑनगोइंग, थ्रेट्स जो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, अभी भी मिलते हैं। और एक थ्रेट तो मुझे बहुत ओपन मिला था, और दैट वाज ऑन सोशल मीडिया, और फिर उसके बाद कॉल्स आना शुरू हो गई, और जिसमें मुझे बताया जाता था कि ये आपका घर है, इस जगह पे इतने आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, तो आपने फ़लाँ दिन घर से बाहर नहीं निकलना, दैट्स इट, करके फ़ोन बंद, ठीक है। तो मैंने फिर कोशिश की कि मैं उसको ट्रेस करवाऊँ, बट वो नंबर्स ट्रेस नहीं हो सके। और उसके साथ साथ सोशल मीडिया जो हेट स्पीच है, वो एक ऐसा विजिबल थ्रेट है जो कि आप एक मोब पावर क्रिएट कर रहे हैं ना। आप फॉर एग्जांपल अगर मेरा नाम लेके आप कोई वीडियो बना रहे हैं, वो कोई भी बना रहा है, चाहे हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स बना रहे हैं, चाहे कोई मेन स्ट्रीमिंग का बंदा बना रहा है, उसको हज़ारों लोग देख रहे हैं, तो वो हेट स्पीच जो है आप लोगों का माइंड बदल रही है। तो फिर वो एक ओपन थ्रेट आ जाता है, ठीक है, कि हाँ जी ये तो गलत है, तो हम इसको नहीं होने देंगे। और इसी गलत चीज़ की वजह से सोशल मीडिया पे मैंने तो अपनी अपीयरेंस बहुत कम कर दी है, मैं बहुत सारी चीज़ें पोस्ट ही नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि लोगों ने इजी टारगेट समझना शुरू कर दिया है, और इजी टारगेट के साथ साथ लोग समझते हैं कि एक इजी ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, इजी ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ हरासमेंट, इन टर्म्स ऑफ कोई भी मोलेस्टेशन में आप आ जाएं, ठीक है। तो बहुत ऐसी से चीज़ें आपको प्राइवेट टेक्स्ट में मिलती हैं कि आपको मैं यहाँ बता भी नहीं सकती। मनु, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा बहुत ही लो मोमेंट, बिकॉज ये तो कंटिन्यूस एक मेंटल स्ट्रगल है, आपको तो हर मोड पे मेंटल फाइट और डिप्रेशन से फाइट करनी है, सो होता है कोई ऐसी लो मोमेंट्स आपके NGO में ऐसी किसी ख्वाजा सरा के अंदर आई हो कि वो ज़िंदगी तक ख़त्म करने के बारे में सोचते हो?
जी, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं और हमने डील भी किया है, क्योंकि हमारे पास 9 to 6 कम्युनिटी काउंसलर्स ऑन बोर्ड हैं सारी सर्विस सेंटर्स के ऊपर। और अक्सर ऐसा होता है कि कम्युनिटी के लोग जो हैं वो काउंसलर्स की बजाय वो स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं कि हमने मिस महानूर से बात करनी है, क्योंकि अक्सर कम्युनिटी के मसले सिर्फ कम्युनिटी ही समझ सकती है। तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सुसाइडल अटेम्प्ट्स देखी हैं मैंने, लोगों ने अपने हाथ काटे हुए हैं, फ़नाइल की गोलियाँ खाई हुई हैं, ठीक है। फिर इवन के जो हम वॉशरूम को साफ़ करने के लिए तेज़ाब यूज़ करते हैं, लोगों ने वो पिया है, ठीक है। कुछ डेथ्स हुई हैं, कुछ रिकवरी हुई है, ठीक है। फिर उसके अलावा तेज़ाब के इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, कि चेहरा जला दिया लोगों का, हाथ जला दिए, तो इस तरह की चीज़ें तो ऑनगोइंग हैं। और आप ये देखें कि अक्सर वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा सुसाइडल अटेम्प्ट्स उन्हीं के अंदर हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि उनको आपने कोई स्पेस नहीं दी ग्रो करने की। तो फिर वो एक जो मेंटल आपका जो ट्रॉमा ट्रिगर होता है कि हमने इतना कुछ करने के बावजूद भी हम कहाँ हैं? बैगिंग के लिए, सेक्स वर्क के लिए, या लोगों के सामने नाचने के लिए? तो ये वो बहुत बड़ा डिप्रेशन है जो लोगों को सुसाइडल अटेम्प्ट तक ले जाता है, ठीक है। और अक्सर केसेस ऐसे ही हैं। यहाँ बहुत सारे केसेस ऐसे भी पाए गए हैं कि फैमिली जो डिसओनरशिप है वो कम्युनिटी बर्दाश्त नहीं कर पाती। बिल्कुल सही। आखिरी सवाल महानूर, वो ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो आप चाहती हैं कि अपने ज़िंदगी के सफ़र में वो एक काम लाजमी करके जाएं? मेरी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है, और बहुत बड़ी ख्वाहिश ये है कि पार्लियामेंट में कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव कोई होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जब तक जिनको ज़ख्म लगे हैं वो अपनी आप बीती खुद बयान नहीं करेंगे पार्लियामेंट में, तब तक एक बेहतर और बड़ा इनकलाब नहीं आएगा। बिल्कुल और सही। वो आना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही, और होना भी चाहिए। जब रिजर्व्स पे ख़वातीन जा सकती हैं तो इस कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मानूर आपका, थैंक यू सो और मच। बहुत सारी दुआएं और बेस्ट विशेस आपके साथ कि जो नेक काम आप कर रही हैं उसको कंटिन्यू कर सके। तो नाज़रीन, इनका हम शुक्रिया अदा करेंगे, और आज के इस प्रोग्राम से इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।